Hello beautiful people and welcome back to my channel. So today I'm back again और हाँ मैं डार्क वेब पार्ट 2 वीडियो के साथ वापस से लौट आया हूँ जहाँ पर स्टोरी खत्म हुई थी वहाँ से हम वापस से शुरू करने वाले हैं। तो स्टोरी शुरू करते हैं, लेकिन हाँ आपसे उससे पहले एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। जो ग्रे कलर का लाइक बटन है ना उसे प्रेस करके ब्लू कर देना, नीला 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 आसमान ऐसा कर देना, ठीक है। और हाँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। और अगर आप चैनल में नए हो यार सब्सक्राइब कर ही देना, बेल आइकन भी दबा देना। और हाँ मैं अपने कॉमेडी वीडियोस में भी काम कर रहा हूँ, वो भी जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो लास्ट स्टोरी में आपने जैसे कि देखा कि विजय और जो नीबर अंकल है जब तक प्रशांत के घर पहुंचते और दरवाजा किसी तरह खोलते तो वहां पर प्रशांत की लाश पड़ी होती है। लेकिन हाँ उससे पहले मैं एक चीज और भी कह दूं कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा ना इसका, तो पहले पार्ट 1 देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। वरना आपको स्टोरी जो है समझ में नहीं आएगी। तो पहले पार्ट 1 देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब विजय और नेबर अंकल वहां पर पहुंचते हैं तो आपको पता होगा कि प्रशांत की डेड बॉडी वहां पर पड़ी होती है। और विजय को भी बहुत रोना आता है कि वो बचा नहीं पाया अपने दोस्त को, वो लेट हो गया। और फिर उसके माँ बाप भी काफी रोते हैं। फिर काफी इंतजार करने के बाद भी जब उसे जस्टिस नहीं मिलता, कुछ पता नहीं चलता कि किसने मतलब मारा था। बस सीसीटीवी फुटेज जो था जिसमें पता चला एक मास्क मैन आता है और 2:30 के आसपास और चाकू मार देता है उसे और उसकी लाश को ड्राइंग रूम में रख देता है। तो ये जो पता चला था, और वहाँ फिर दूसरे खिड़की से बाहर निकल जाता है। इतना सही सिर्फ जो है पता चला था ये सीसीटीवी फुटेज में। उसके आगे पुलिस जो है पता नहीं लगा पाई थी कि इसके पीछे कौन था, कौन मास्टरमाइंड है, क्या है, कुछ नहीं, ठीक। अब विजय डिसीजन लेता है कि मैं अपने दोस्त को इंसाफ दिलाकर रहूंगा, मैं खुद पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा एक दिन बड़ा होकर, अच्छे से पढ़ लिख कर, और जो है मैं अपने दोस्त को इंसाफ दिलाऊंगा। अब कहानी सीधा जाती है 20 साल बाद। अब विजय की एज लगभग ऑलमोस्ट हो चुकी थी 35 के आसपास, ठीक है, अराउंड 35 की उसकी एज थी। और वो जो है अपने दोस्त की इसी बात के बारे में सोच रहा था कि 20 साल हो गए अभी तक वो अपने दोस्त को जस्टिस नहीं दिला पाया। और उसे पुलिस फोर्स ज्वाइन किए हुए भी लगभग 5-6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक जो है वो दिला नहीं पाया था। और वो जो है अभी एक पुलिस थाने का जो है SHO था विजय, ठीक है, इंस्पेक्टर विजय जो था वो एक SHO था। और उसके बाद विजय उन सारी चीज़ों को ढूंढने लगता है कि कैसे जो है हम इसके बारे में मतलब जान सकते हैं कि किसने मेरे दोस्त को मारा। और सिर्फ क्योंकि विजय के पास प्रूफ के लिए सिर्फ और सिर्फ वो सीसीटीवी फुटेज था, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले ही। तो अब सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में तो सब कुछ पता नहीं चल रहा था। तो उसने सोचा कि हाँ 20 सालों पहले मेरे नंबर में जो वो मैसेजेस आया करते थे कि तुम्हारा दोस्त मर जाएगा, और प्रशांत के मेरे दोस्त प्रशांत के फ़ोन में भी जो मैसेजेस आया करते थे कि हमें पैसे दे दो वरना तुम्हें मार देंगे। तो क्यों ना उस नंबर को ट्रैक किया जाए। लेकिन फिर वो ये भी सोचता है कि 20 सालों के बाद भी वो नंबर अभी कोई यूज़ कर रहा होगा, या फिर वो आदमी अभी भी उसको यूज़ कर रहा होगा। ये तो बहुत ही मतलब मुश्किल वाली बात है। और अगर नहीं भी कर रहा होगा तो फिर तो मैं मतलब पकड़ ही नहीं पाऊंगा। और अगर कर भी रहा होगा, चलो मान लेते कि वो अभी भी उस नंबर को यूज़ कर रहा है, तो फिर तो जो मेरे पुलिस बनने से पहले जो पुलिस प्रशांत के केस को हैंडल कर रही थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उन्हें पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन वो पकड़ नहीं पाई। तो अब वो यही सोचता है कि करूँ क्या। फिर उसे किसी एक केस के सिलसिले में वहाँ पर जाना पड़ता है। ये साइबर ब्यूरो जो होता है ना, जहाँ पर साइबर एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, हैकर्स और दूसरे साइबर एक्सपर्ट्स ये सब बैठे होते हैं। तो एक दूसरे केस के सिलसिले में जो है विजय को वहाँ पर जाना था। और वहाँ पर जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है ये साइबर एक्सपर्ट विनय से। मतलब विजय की जो मुलाकात होती है वो होती है साइबर एक्सपर्ट विनय से।
और विनय कुछ देर में ही उसका एक अच्छा दोस्त भी बन जाता है और मतलब उनकी बातचीत शुरू होती है। तो बातों बातों में जो है विजय अपनी ये बचपन की बात बताता है कि उसके दोस्त को कैसे मार दिया गया और उन्होंने डार्क वेब सर्च किया था और क्या 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 सारी चीज़ें जो हुई थी A to Z, वो विनय को सारी चीज़ें विजय जो है बता देता है। अब विनय बोलता है ये तो बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था, एक काम करते हैं हम इसे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। फिर विजय बोलता है कि तुम कर पाओगे, क्योंकि आज तक 20 साल हो गए उस नंबर को ट्रैक नहीं कर पाया मतलब पुलिस। और जहाँ तक मुझे याद है पुलिस ने एक बार ये भी कहा था कि वो नंबर बंद हो चुका है। तो विनय कहता है कोशिश करने में क्या जाता है, एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं, तो कोशिश करके देखते हैं। तो विजय कहता है हाँ ठीक है चलो कोशिश करके देखते हैं। तो वो लग जाते हैं उसमें और विनय बोलता है कि ट्रैक जो है हो चुका है नंबर। तो विजय को यकीन नहीं हो रहा था कि ट्रैक सही में हो गया, जो 20 सालों पहले पुलिस ने कह दिया था कि वो नंबर बंद हो चुका था। तो विनय बोलता है कैसे ये नंबर तो बंद हो चुका था। तो विनय बोलता है कि हाँ ये नंबर बीच में जो तुमने इंसिडेंट बताया उसके बाद लगभग 5 से 6 सालों के लिए वो नंबर बंद ही था, लेकिन उसके बाद ये नंबर जो है वापस से अभी चालू हुआ है। और इसका जो लोकेशन है ये हमारे इंडिया में ही दिखाया जा रहा है, तेलंगाना में। तो अभी जा सकते हैं और वहाँ पर अगर वही वाला इंसान है, वही वाला क्रिमिनल है तो उसे पकड़ भी सकते हैं। तो विजय बोलता है ठीक है एक काम करते हैं, मैं ऑफिस से जो है छुट्टी ले लेता हूँ 20 दिन की, तुम भी छुट्टी ले लो और हम चलते हैं तेलंगाना। तो वहाँ पर जो है फिर वो लोग पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वो वहाँ पर रिसर्च करने लगते हैं, वहाँ पर नंबर को ट्रैक करने लगते हैं। अब ट्रैक करते करते वो एक हाईवे से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब जीपीएस लोकेशन जो दिखा रहा था वो हाईवे से होते हुए दिखा रहा था, तो वो हाईवे से जा रहे थे। और वो हाईवे आप कह सकते हो लगभग 20-30 किलोमीटर जो है बड़ा हाईवे था, ठीक है। 20-30 किलोमीटर बड़ा हाईवे था, तो उससे वो जा रहे थे। लेकिन हाईवे के बीच में जैसे ही वो लोग पहुंचे, अचानक से क्या हुआ कि उनकी गाड़ी जो है खराब हो गई। कुछ पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन कुछ उनका गाड़ी के अंदर खराब हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चल नहीं रही थी। विजय बोलने लग गया शिट यार अब कैसे चलेगी, और अब आसपास तो मैकेनिक भी नहीं दिख रहा, हम हाईवे के बीचों बीच है, कैसे अब हम क्या करें। तो विनय बोलता है यार रुक जा, हम मतलब कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, तू पेशेंस मत खो, हम देखते हैं आसपास में हो सकता है कि कोई गाड़ी गुजरती हुई मिल जाए या आसपास किसी का घर हो, तो देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो वो दोनों 1-1.5 घंटा यहाँ पर ऐसे देखने लगता है और तभी जो है बारिश भी शुरू हो जाती है बहुत तेज। अब वो सोचते हैं यार बारिश भी शुरू हो गई, क्या करे क्या नहीं। तभी उन्हें जो है एक जंगलों के बीच में ही, एक्चुअली क्या था कि जो हाईवे है, यहाँ पर हाईवे है सपोज, बीच में हाईवे है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड्स में जो है जंगल थे हाईवे के, हाईवे बिल्कुल बीचों बीच जंगलों के, ठीक है। तो उनके लेफ्ट साइड में क्या दिखता है, विनय को क्या दिखता है कि एक पुराना सा घर है, एक मैंसन टाइप आप कह सकते हो। अब ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये मत समझ लेना कोई भूत आ जाएगा, ओके, दिस इज अ क्राइम स्टोरी। तो वो सोचता है कि यार वहां पर मैंसन है, क्या पता वहां पर लोग भी हो, तो वहां पर जाके बात करके देखते हैं। तो विनय बोलता है कि वहां पर विजय वहां पर देखो, वहां पर एक मैंसन दिख रहा है, क्या पता वहां पर कोई रहता हो, तो वहां पर चलो जाके बात करते हैं। विजय बोलता हाँ चलो चलते हैं। तो वो दोनों मैंसन के पास पहुंचते और दरवाजा नॉक करते। एक्चुअली वहां पर कोई डोरबेल था नहीं, तो दरवाजा नॉक करते ऐसे जोर जोर से। उसके बाद एक आदमी खोलता है, लगभग उसकी एज थी 50-55 के आसपास, देखने से ऐसा लग रहा था 50-55 के आसपास जो है उसकी एज होगी। और वो खोलता है दरवाज़ा और कहता है जी बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी। तो विजय और विनय कहता है कि एक्चुअली क्या है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो इसलिए हमें मदद चाहिए थी, क्या आप मैकेनिक को बुला सकते हैं। तो वो बोलता है अभी तो मैकेनिक मिलना मुश्किल है, क्योंकि अभी बारिश का भी मौसम है, अभी बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है, तो मैकेनिक तो अभी मिल नहीं पाएगा शायद। लेकिन कोई बात नहीं, आप तब तक घर के अंदर आ जाइए, जब बारिश रुकेगी तो मैं मैकेनिक को बुला के लेकर आ जाऊंगा और आप लोग फिर चले जाना। तो विजय और विनय मान जाते हैं और वहाँ पर जाके अंदर मैंशन में बैठ जाते हैं। अब जो वो आदमी है वो उनके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चले जाते हैं। अब विजय और विनय आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं ये चीज़ कि यार
विनय, तुझे कुछ अजीब नहीं लगता इस आदमी के बारे में? इतने बड़े मेंशन में ये अकेले रह रहा है। और विनय भी बोलता है हाँ ये बात तो है, इतने बड़े मेंशन में, इतनी बड़ी हवेली में ये अकेले रह रहा है। दिस इज स्ट्रेंज। इतनी बड़ी हवेली में कोई अकेले रहता नहीं है, लगभग कोई जॉइंट फैमिली ऐसे रहती है ज़्यादातर। तो ये थोड़ा सा अजीब था, लेकिन उन्होंने फिर इग्नोर मारा, छोड़ो ना, अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, वो उसका पर्सनल मैटर है, हम थोड़ी ना इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। तो ये सोचकर वो छोड़ देते इस चीज़ को। उसके बाद फिर वो आदमी चाय लेकर आता है और बोलता है एक काम करो, मेरे पास मतलब मेरी गाड़ी है, तो तुम लोग चाय पियो, तब तक मैं गाड़ी से जाकर एक मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। और बारिश भी रुकने वाली ही है, थोड़ी देर में बारिश भी रुकने वाली है, तो एक काम करो, मैं तुम लोग यहाँ पर बैठे रहो, चाय पियो, मैं आता हूँ मैकेनिक को बुलाकर, और जैसे ही तुम लोगों की गाड़ी ठीक होगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वो बोलते हैं ठीक है, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये बोल के जो है उसके बाद जो है वो आदमी चला जाता है और विजय और विनय नॉर्मली आपस में बात करने लगते हैं। उसी वक्त क्या होता है कि उस आदमी के जाने के 10-15 मिनट बाद ही उस हवेली की, उस मेंशन की लाइट चली जाती है अचानक से। तो विनय बोलता है अरे यार, इस लाइट को भी अभी जाना था, पता नहीं यार, कई कैंडल वैंडल ढूंढ यार, कई कैंडल तो मिल नहीं रहा। और एक तो उनकी मोबाइल की बैटरी भी ऑलमोस्ट डाउन ही हो गई थी। तो वो फिर कैंडल ढूंढने लगते हैं, और अंधेरे में कुछ उन्हें साफ साफ दिख भी नहीं रहा था, लेकिन वो ढूंढने लगते हैं। उसके बाद विनय का पैर जो है किसी एक चीज में ऐसा लगता है, सोफे में कह सकते हैं कि सोफे में लग जाता है उसका पैर, और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है फ्लोर में। और विनय थोड़ा चिल्लाता अरे यार मैं गिर गया। और फिर विजय आता है अरे क्या हुआ, रुक जा मैं ला रहा हूँ कैंडल। और विजय तब तक कैंडल लेकर भी आ जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि विनय को विजय जैसे ही उठाता है, वो कहता है अरे ये फ्लोर में यहाँ पर खून किसका है यार। तो विनय बोलता है यार नहीं, मेरा तो खून नहीं है, मुझे तो कहीं चोट नहीं लगी। वो अपने हाथ पैर इन सब हर जगह बॉडी में देखकर बोलता नहीं, मुझे तो कहीं चोट नहीं लगी, ये तो मेरा खून नहीं है। तो बोलता है तो ये किसका खून है? सोफा के नीचे तो थोड़े बहुत ये ब्लड के मतलब ड्रॉप्स गिरे हुए, स्टेन्स गिरे हुए, किसका हो सकता है? अब विजय और विनय तो, एक तो विनय है साइबर एक्सपर्ट और विजय है पुलिस ऑफिसर, तो दोनों को उस आदमी के ऊपर शक होने लगता है। तो वो क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि वो घर का इंस्पेक्शन करेंगे उस आदमी के आने से पहले। और उसके बाद विजय और विनय अलग अलग रूम्स में जाके इंस्पेक्शन करने लगते हैं। तभी विजय को एक दरवाजा दिखता है नीचे बेसमेंट में जाने का। तो विजय आवाज लगता है, विजय जो है आवाज लगाता है विनय को कि विनय देखो यहाँ पर एक बेसमेंट का दरवाजा है, यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो विनय भी आ जाता है एक साथ, और विनय और विजय दोनों एक साथ जाते हैं बेसमेंट में। अब वहाँ का जो नज़ारा था वो काफी डरावना था, क्योंकि वहां पर ह्यूमन स्केलेटन्स जो थी ना, ह्यूमन स्केलेटन्स वो वहां पर लटके हुए थे, और कुछ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स भी उनके वहां पर थे, जैसे किसी का कटा हुआ हाथ, किसी का कटा हुआ सर, ये सारी चीजें जो है वहां पर रखा हुआ था। तो विजय और विनय सोचते कि ये क्या सीरियल किलर है या क्या है, कौन है ये, और इसने ये सारी चीजें यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, कौन है ये आदमी। तो अब धीरे धीरे ये जो शक है उस आदमी के खिलाफ विजय और विनय का अब यकीन में बदल गया था। अब विजय और विनय डिसीजन लेते हैं कि इस आदमी को हम रंगे हाथों पकड़ेंगे, लेकिन हम ऐसे तो पकड़ नहीं सकते बिना प्रूफ के। हाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्कल्स मिले, ये सब मिले, लेकिन हम इसे कैसे प्रूव करेंगे कि ये चीजें इसने ही रखा है। तो इसे प्रूव करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो विनय कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अपने पॉकेट में मिनी कैमराज और माइक्रोफोन्स लेकर ही घूमता हूँ, क्योंकि मैं मतलब कई मुझे नज़र रखना होता है, ये सारी चीज़ें तो मुझे करनी होती है, इसलिए मैं रखता हूँ। तो मैं इस घर में अलग अलग कोनों में मिनी कैमराज एंड माइक्रोफोन्स लगा देता हूँ, जिससे कि हमें पता चलेगा उस आदमी के बारे में कि वो काम क्या करता है। तो उसके बाद एक मिनी कैमरा जो है विनय बेसमेंट पे लगा देता है और माइक्रोफोन भी लगा देता है। उसके बाद ड्राइंग रूम में एक लगा देता है मिनी कैमरा और माइक्रोफोन। उसके बाद तब तक जो है लाइट भी नॉर्मल हो जाती है,
और वो लोग नॉर्मली जाके सोफे में बैठ जाते, ऐसा दिखाते कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। और लगभग आधे घंटे के बाद वो आदमी भी आ जाता है उनके पास और कहता है कि आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, मैंने मैकेनिक से ठीक करवा दिया है। तो विजय और विनय बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, और कितने पैसे हुए। तो वो बोलता है अरे नहीं नहीं, आपसे क्या ही पैसे लूँगा, आप तो पुलिस वाले हो। तो इसमें विजय और विनय चौंक जाते हैं कि इसे कैसे पता कि हम पुलिस वाले हो। तो वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि हम पुलिस वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि आपके बातचीत, आपके पूछने के ढंग और सारी चीज़ों से, बॉडी मूवमेंट से पता चल जाता है, इतना तो मुझे पता है। तो विजय और विनय बोलते हैं, मतलब आपस में इशारों में बात करते हैं धीरे धीरे कि मतलब इस आदमी के बारे में हमने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा तेज है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। फिर वो निकल जाते हैं नॉर्मली, और उसके बाद वो गाड़ी से अपने होटल की तरफ चले जाते हैं। अब वो आदमी कौन था, ठीक है, और वो वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों रखी हुई थी, वो हमें पता चलेगा पार्ट 3 में, ठीक है। तो पार्ट 3 का इंतज़ार करना यार, जल्दी हम मिलेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। तब तक इस मास्क को वेट करो, इस मास्क के साथ जल्दी लौटूंगा। चलो एनीवेज, मस्ती बहुत हो गई, जल्दी मिलूंगा मैं आपसे पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हाई फाइव।